कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। जनाब, मुझे तो प्रगति जी ने कहा वहां चलने के लिए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी। वहां ऐसा क्या देखा आपने? जनाब, मैंने वहां एक ऐसे शख्स को देखा जिसे मैंने कभी वर्दी में देखा था। जनाब, एक ऐसा भी वक्त था जब मैं कानून का मददगार नहीं, कानून को तोड़ने वाला था। दुनिया जानती थी रशीद लफड़ा, जिसका एक पैर घर में तो दूसरा जेल में होता था। मैं तो प्रगति बेटी का एहसानमंद हूं, जिसने मुझे एक टपोरी से मुझे इंसान बना दिया। इसी एहसान की बदौलत एक कानून को तोड़ने वाला कानून की मदद करने पहुंच गया। रशीद साहब, मैं आपकी इस साफ गोई से बहुत ही मुतासिर हुआ हूं। सच पूछा जाए तो गुनाह का एहसास ही इंसान को गुनाह करने से रोकता है। इसे बदकिस्मती कहेंगे कि तिवारी और रशीद साहब के मुकाबले जो कल तक एक कानून का मुहाफिज था, वो आज मुजरिम बन बैठा है, और मुजरिम कानून का मुहाफिज। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा रशीद साहब, और आपको मुबारकबाद दूंगा आपकी इस नई जिंदगी के लिए, और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि वो सभी मुजरिमों को आपके ही रास्ते में आने की शक्ति दे। आमीन। और प्रगति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर त्यागी को जब भी होश आए, उसकी नजर के सामने आप और रशीद साहब। इसकी कोई खास वजह? हाँ है, एक एहसास। इंसान जब इस बात को शिद्दत से महसूस कर लेता है कि आज जो वो सांसें ले रहा है वो उन लोगों की दी हुई हैं जो कानून की इज्जत और उसका सम्मान करते हैं, इस बात से उसके दिल में कानून के प्रति मदद करने का जज्बा पैदा हो जाता है। डीसीपी साहब, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना भी कहते तो भी मैं उनसे मिलने जाती, क्योंकि डॉक्टर त्यागी की जिंदगी के पीछे जो लोग पड़े हैं, वो लोग मेरी जिंदगी के पीछे भी पड़े हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। ये क्या कर रही हैं प्रगति जी? अब मुझे बताइए, कौन आपकी जिंदगी के पीछे पड़ा है? डीसीपी साहब, ये एक बहुत लंबी कहानी है, एक दिन फुर्सत में बैठ के आपको बताऊंगी। फिलहाल आपने जो कुछ भी कहा है, उस फर्ज को अपने अंजाम तक हमें पहुंचाना है। अच्छा प्रगति जी, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कम से कम चाय तो पीकर जाइए। जी, अगली बार आऊंगा तो खाना खा के जाऊंगा। अच्छा रशीद साहब। जनाब, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ।
क्या बात है राजेश, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? प्रगति, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? कमाल करती, इतने बड़े खतरे में कूद पड़ी और पूछ रही हो किस बात का डर? राजेश, मैं वहां अकेली थोड़ी थी, मेरे साथ रशीद भाई भी तो थे। जानती हो प्रगति, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम इतने बड़े खतरे का सामना करने गई और वो भी निहत्थी। ना तुम्हारे पास कोई हथियार था और ना ही रशीद भाई के पास। अगर तिवारी ने गोली चला दी होती तो क्या होता? हाँ राजेश, सही कहा तुमने। अगर तिवारी ने गोली चला ली होती तो क्या होता? राजेश, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अंजाम के बारे में सोचते हैं और वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वो पहले खड़े थे, ये सोचते हुए कि कहीं ये हो जाता, कहीं वो हो जाता। और पता नहीं क्यों राजेश, जब भी कुछ करने का जुनून मुझ पर सवार हो जाता है ना, तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे साथ क्या हो सकता है। एक बात पूछूं प्रगति, क्या ऐसे वक्त तुम्हें मेरी याद आती है? ऑफ कोर्स तुम्हारी याद आती है, बल्कि इस बात का भी एहसास हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ। प्रगति, तुम जानती हो ना कि तुम मेरी जिंदगी हो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी बड़े ही लापरवाह हाथों में सौंप दी है। मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या लापरवाही की है? दरअसल मुझे यूं कहना चाहिए कि तुमने अपने वादे के साथ लापरवाही की। कौन सा वादा? चलो, अब तुम्हें ये याद ही नहीं कि तुमने मुझसे कोई वादा किया था, तो अब मैं आगे क्या कहूं? बताओ ना, कौन सा वादा? जिंदगी भर हमेशा मेरे साथ रहने का वादा, जो तुम अक्सर भूल जाती हो। सही कहा तुमने, मैंने तुम्हारे साथ वादा खिलाफी की है। प्रगति, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूं। राजेश, तुम मेरी ताकत हो, बल्कि तुम ही तो मेरी ताकत हो। जब भी मैं तुम्हारे पास नहीं होती ना, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं, सबसे पास। प्रगति, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुमने एक ज्वालामुखी को चुनौती दी है, बहुत ही खतरनाक लोगों को चुनौती दी है। तुम्हें अब हर कदम फूंक फूंक कर चलना होगा, हमेशा सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। प्रगति, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि ये कोतवाल, तिवारी, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, विनोद, इन सब लोगों की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। ये सब लोग डरते हैं तुमसे। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे सामने खड़े रहकर तुम्हें आंख से आंख मिलाकर देख भी सकें। लेकिन प्रगति, ये सब बुज़दिल लोग हैं और इंसान को हमेशा बुज़दिलों से डरना चाहिए, क्योंकि बुज़दिल छिप कर वार करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। इसीलिए कहता हूं मेरी हमसफर, हर कदम मेरे साथ रहो
मेरे साथ चलो। राजेश, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। असली जंग की शुरुआत तो अब हुई है, और इस जंग में तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी तलवार हो, तुम मेरी रक्षा कवच हो। बाबूजी। हाँ विनोद। मिला है उससे? अच्छा ही हुआ जो मैं उससे मिलने चला गया। क्या कहा उसने? मेरे मन में जो शक था वो सही साबित हुआ। करण ने प्रगति को छोड़कर उसके विश्वास को हिला कर दिया। वो मुझे धमकी दे रही थी। धमकी? तो क्या आपने उसकी धमकी का जवाब न दिया उसे? विनोद, तुम बहुत जल्दी उतावले हो जाते हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रगति हमारी दुश्मन है। हमें बरसों हो गए उससे लड़ाई लड़ते हुए, और जितनी बार भी हमने उसे शिकस्त देने की कोशिश की, हम हर बार नाकाम रहे। और अगर देखा जाए तो हर बार नुकसान भी हमारा ही हुआ। हालांकि अमिता की मौत हो गई, मगर उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा था जो अभी तक जिंदा है, और तुम्हारे बदले करण उसका बाप बन गया। तुम्हारी दूसरी शिकस्त कुसुम की वजह से। तुम अगर उसको तलाक देकर अलग हो जाते तो कोई बात नहीं, मगर कुसुम ने करण के साथ शादी करके उसके बच्चे की मां बन गई, जो हमारे लिए कानूनी अड़चन पैदा कर सकता है। विनोद, मनाली भी तो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, और यह प्रगति है जो उसे तुम्हारी बीबी साबित करवा सकती है। मगर उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा था, अभी तुम्हारी जायदाद का वारिस हो सकता है। इतनी सारी अड़चनों के बीच में जिंदगी में पहली बार मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, करण के रूप में। और यही प्रगति की बौखलाहट की वजह है। करण ने प्रगति को छोड़कर उसकी कमर तोड़ दी है, और अब यही हथियार है हमारे पास जिससे प्रगति को बुरी तरह से खत्म किया जा सकता है। बाबूजी, इतना भरोसा है आपको करण पर? नहीं, भरोसा है प्रगति के आने वाले बुरे वक्त पर। डॉक्टर त्यागी, नई जिंदगी मुबारक हो। देखिए आपसे मिलने कौन आया है। डॉक्टर त्यागी, कैसे हैं आप? घबराइए मत, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। आपकी हिफाजत के लिए पुलिस ने अस्पताल को घेर लिया है। आप कौन हैं? डॉक्टर त्यागी, जब मौत ने आपकी गर्दन अपने शिकंजे में कस रखी थी, उस वक्त यही फरिश्ते आपकी मदद को वहां पहुंचे थे। ये प्रगति जी हैं। मेरी जिंदगी बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी ने आपकी जिंदगी बचाई है तो इन्होंने बचाई है। यह है रशीद भाई। रशीद भाई, आपका बहुत बहुत एहसान है। डॉक्टर साहब, एहसान तो उस खुदा का है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। डॉक्टर त्यागी, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। प्रमोदनी और तिवारी इतने काबिल नहीं है कि वो आपको हाथ लगा सकते हैं, और कोतवाल को अपनी जान की पड़ी है। प्रगति जी, सबसे पहले तो मैं आपका
धन्यवाद। और उस वक्त मैंने इतना तो महसूस किया था कि वहां कोई टॉर्च की रोशनी आई और वहां पर कोई था जिसने तिवारी पर हमला किया था, लेकिन तब तक मेरी गर्दन फंस चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि तिवारी ने मुझ पर हमला किया था? मैं तिवारी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे फोन पर इत्तला मिली थी और तब रशीद भाई को लेकर मैं आपके पास आई। वक्त की बहुत कमी थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सही वक्त पर आ गए और आपकी जान बच गई। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इंस्पेक्टर विक्रम के मना करने के बावजूद भी आप तिवारी से मिलने क्यों गए? प्रगति जी, मैं बाहर नहीं निकला था। मैं बाहर नहीं निकला था, मेरे लालच के पैर बाहर निकले थे। लालच के पैर, ये हवस, ये लालच उस दौलत की, जो दौलत एक बीमारी की तरह आती है। बीमारी की तरह आती है तो बस जान लेकर जाती है, जान लेकर। प्रगति जी, मैं भी उसी बीमारी का शिकार हो गया था। इंसान जब दौलत के लिए अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है तो उसे दौलत के सिवा कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। प्रगति जी, मैं भी उसी बीमारी का शिकार हो गया था, उसी बीमारी का शिकार हो गया था मैं भी। और वो बीमारी मुझे उस खतरनाक कातिल तिवारी के घर तक ले गई, जहां लालच मेरा मौत बनकर इंतजार कर रही थी। मौत बनकर इंतजार कर रही थी मेरा। तो त्यागी, अब आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहता हूं, यही तो मैं आपसे पूछता हूं। डॉक्टर त्यागी, इस दुनिया में कुछ ही ऐसे पेशे हैं जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, और उनमें से एक डॉक्टर का पेशा है। महज पैसों की लालच इंसान को डॉक्टर नहीं बनाता, बल्कि मरते हुओं की जिंदगी बचाने का शौक उसे डॉक्टर बनाता है। डॉक्टर जानता है कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है इस धरती पर। डॉक्टर तो लोगों की जिंदगी बचाता है, तो फिर मौत के इस चक्कर में आप कैसे आ गए? डॉक्टर त्यागी, आपने तो देख लिया कि पैसों की लालच आपको कहां ले आया। अब निकल जाइए इस लालच की दुनिया से, और याद रखिए कि बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है। उनके लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर त्यागी, जिनसे आपने पैसे लेकर जिनकी जान बचाई, वो मौत के व्यापारी हैं। आप समझदार हैं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इंस्पेक्टर विक्रम की मदद कीजिए, कानून की मदद कीजिए। हाँ, मैं कानून की मदद करूंगा। प्रगति जी, मैं जरूर कानून की मदद करूंगा।
आज जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं मौत के व्यापारियों की मदद कर रहा था, मौत के व्यापारियों की मदद कर रहा था, और जिसके बदले में मुझे मिल रही थी मौत। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा ऐसा। डॉक्टर त्यागी, यही कहने के लिए मैं आपके पास आई थी। अब इंस्पेक्टर विक्रम आपसे मिलने आएंगे। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान है तो वो है जीवन दान। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, एक जीवन दान दिया है आपने मुझे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। लगता है आपको आराम की जरूरत है, हम चलते हैं। अच्छा, धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत